नमस्कार दोस्तों, ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। हमारे साथ जुड़ गए हैं धीरेन्द्र पंडित जी। धीरेन्द्र जी, बहुत स्वागत है आपका। सर नमस्कार। 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 धीरेन्द्र जी, अभी बिहार में चुनाव हुए, उसके नतीजे आए, फिर से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने। पहले के मुकाबले अधिक ताकत के साथ मुख्यमंत्री बने। एक विमर्श रहता है उत्तर प्रदेश और बिहार को लेकर के कि साहब यहाँ की राजनीति जातीयता के ध्रुव के इर्द गिर्द घूमती रहती है। लेकिन बिहार के चुनाव नतीजों ने बताया कि वहां इस बार जातीय समीकरण भी मुंह चिढ़ाते हुए दिखाई दिए। एक तरीके से ऐसी ऐसे दलों को, ऐसे नेताओं को मुंह की खानी पड़ी जो जातीयता की चाशनी में मतदाताओं को मतदान केंद्र तक लेकर के आते हैं, चाशनी में भिगो करके। उत्तर प्रदेश को लेकर के भी तमाम तरह की बातें कही जाती हैं और यहाँ इसमें कोई दो राय नहीं है कि चाहे इस समय जो मुख्य विपक्षी दल है समाजवादी पार्टी, वो भी छोटे छोटे ग्रुप्स को, छोटी छोटी पार्टियों को साथ लेकर के एक जो एक कॉम्बिनेशन होता है, एक सामाजिक समीकरण तैयार करने की जो कोशिश होती है, जिसको सोशल इंजीनियरिंग कहते हैं, वैसा कुछ करने का प्रयास करता है। भारतीय जनता पार्टी अब उसी लाइन पर है और कामयाब भी है। पिछले चुनाव में भी देखें तो अखिलेश यादव ने तमाम तरह के घोड़े दौड़ाए थे। इसके बावजूद वो अकेले तो 111 सीटों पर सिमट गई थी और उसके गठबंधन सहयोगियों की सीटें भी मिला लें तो 125। भारतीय जनता पार्टी को थोड़ा झटका लगा था 2017 के मुकाबले, लेकिन फिर से योगी आदित्यनाथ निरंतरता में दूसरी बार मुख्यमंत्री बने। अभी फिर से नए सिरे से कुछ चर्चाएं चल रही हैं। जैसे कहा जा रहा है कि साहब ब्राह्मण विधायक जो हैं वो नाराज हैं। अब क्यों नाराज हैं? कोई एक बैठक हुई है, बैठक भी बताते हैं कि 4-5 घंटे चली है। अभी लखनऊ में एक पार्क का उद्घाटन हुआ है और उद्घाटन करने के लिए खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हुए थे। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह, जिनकी कॉन्स्टिट्यूंसी है लखनऊ, वो मौजूद थे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री मौजूद थे। एक पूरा जमावड़ा था वहां पर। और जिन 3 नेताओं की प्रतिमाओं का लोकार्पण किया गया है, अटल बिहारी वाजपेयी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी और दीनदयाल उपाध्याय, अब उसमें भी जाति खोज ली गई है। कहा गया कि तीनों ब्राह्मण हैं। ये कार्यक्रम जाहिर है पूर्व निर्धारित था। बीजेपी के ब्राह्मण एमएलए की जो मीटिंग है वो क्यों हुई है, क्या प्रेशर बनाने के लिए हुई है, वो एक अलग किस्सा है। लेकिन इनको लिंक करने की कोशिश हो रही है। इस पूरे घटनाक्रम को आप कैसे देख रहे हैं? जी, म्यूट हैं आप, म्यूट हैं। मैं म्यूट इसलिए कर देता हूं कि कोई आवाज न जाए। दरअसल बीजेपी को लंबे समय से अगर हम लोग गौर करते हैं तो बड़िए बामणों की पार्टी पहले कहा जाता था, गांव में बड़ियों की पार्टी कहा गया। उसके बाद उसका चूंकि शुरुआत से ही उस पर इस तरह का शिकंजा कसने की कोशिश की गई शुरुआत से ही। जबकि आप देखेंगे कि खुद कांग्रेस जो है उस समय में जब उनको बड़ियों की पार्टी कहा जाता था, दीपक निशान और तमाम चीजें, उस वक्त इनको कांग्रेस खुद से दलित, मुस्लिम और ब्राह्मण्स इस पार्टी का वोट बैंक के आधार पर राज करती रही। बाकी उसको कोई जरूरत नहीं होती थी। लेकिन चूंकि ताकत में हिस्सेदारी के लिए तमाम जातियां कांग्रेस पर ही आश्रित हुआ करती थी, तो जिसको दे दिया उसने ले लिया। लेकिन मुख्यतः वोट बैंक यही हुआ करता था और बीजेपी को इस तरह से कंटेन किया जाता रहा। उसके बाद फिर उसमें
ब्राह्मण्स को जोड़ दिया गया कि ब्राह्मण्स जुड़ने लगे, फिर उसमें राजपूत जुड़ गए और एक तरह से उसको कंटिन्यू आप देखेंगे जब जातिवादी राजनीति का उद्स होता है उसी दौरान बीजेपी आप पैरेलल देखेंगे वो डेवलप हो रही है। उसी समय 77 इमरजेंसी के बाद, चूंकि जनसंघ 77 के बाद 80 के बाद उनको इस्तीफा देना पड़ा और पार्टी एक नए फॉर्म में आती है, पार्टी बनती है। ये मौजूदा समय होता है, 45 साल पार्टी चल रही है, लेकिन आप अगर ये देखेंगे उसी समय जातीय राजनीति का उत्स भी आपको पूरे देश की राजनीति में दिखता है। उसी समय मुलायम सिंह, उसी समय लालू प्रसाद यादव, उसी समय अलग अलग राज्यों में जो छोटे छोटे राजनीतिक दल हैं, चाहे वो देवेगौड़ा हो, ये तमाम राजनीतिक दल जो जातियों पर बने थे, लेकिन उन्होंने आरोप किस पर रखा? सिर्फ बीजेपी पे रखा। तो ये अगर हम इसको देखें, इसको कंटिन्यू उसमें रखने की जरूरत है कि भाई ये पार्टी अगर हिंदुत्व की बात कर रही है तो बाकी तमाम जातिवादी पार्टियों का डब्बा गुल हो जाएगा, क्योंकि वो तो सब आ जाता है उसमें। तो लिहाजा समाजवादी लाइन हो या फिर दूसरी लाइनें हो, उन्होंने बीजेपी को अपर कास्ट की पार्टी कहा, जबकि बीजेपी को सबसे ज्यादा वोट ओबीसी मिला, बीजेपी को वोट दलित मिला, बीजेपी को दलित के अंदर सब कुछ मिला। अगर आप आज भी गौर करते हैं तो सम्राट बिजली पासी, महाराजा बिजली पासी का बाकायदा जिक्र किया। ये वो नाम है जो मैं ये तो कह सकता हूं, मैं तो ये कह सकता हूं कि मैंने नहीं सुना था। मैंने तो नहीं सुना था बीजेपी के इस सत्ता में आने से पहले महाराजा बिजली पासी का नाम कौन था। हम लोग ये भी नहीं जानते थे कि बिजली पासी कौन है, क्योंकि हमको ना किताबों में पढ़ा गया, ना कभी वो पॉलिटिकल विमर्श का हिस्सा थे। आपको याद होगा उदा, ये जो उनके साथ थी महारानी लक्ष्मीबाई की, ये तमाम लोग कब आते हैं? जब या तो बीजेपी या बसपा, ये लोग जमीन के लोगों को उठाने की कोशिश करते हैं। तो अभी भी हुआ क्या है कि तमाम जातियां साथ में थी, लेकिन जो अपर कास्ट की दो मीटिंगें हैं उनको इस तरह जोड़ दिया गया कि जैसे वो पार्टियां अंदर, पार्टी के अंदर एकदम ये जातीय वॉर शुरू हो गया हो और बीजेपी में ये लोग सत्ता के लिए लड़ते हुए जातीय ग्रुप दिख रहे हो, क्योंकि योगी आदित्यनाथ राजपूत है, लिहाजा राजपूतों ने इस सत्ता का बहुत बड़ा शेयर ले लिया है। और आपने देखा होगा एक खास वर्ग इस पर लगा हुआ, वो बाकायदा ये साबित करने में लगा हुआ कि योगी आदित्यनाथ है, तो राजपूतों के जो माफिया है उनके खिलाफ भी कार्रवाई नहीं हो रही और तमाम चीजें। जबकि अगर आप एनकाउंटर देखेंगे, वो बताते हैं कि तमाम जातियों के खिलाफ लगभग एक जैसी कार्रवाई हुई, कोई भी हो। अब इस समय जब ये 52 विधायक पीएन पाठक के घर जुटे तो बहुत लंबी मीटिंग हुई, 4 से 5 घंटे हुई, और इसको कुटुंब, जो कुछ दिनों पहले आपको याद होगा राजपूत विधायक लगभग 40-45 के करीब उस मीटिंग में भी थे, उनके जवाब में ये हुआ कि साहब दाल बाटी चूरमा खाया। और उसमें और कौन कौन थे उसमें आप देखिए, सैले वो भी था जो अपना पत्रकार से वो बने, तमाम लोग जिनको योगी आदित्यनाथ के बहुत करीबी कहा जाता है, तमाम लोग थे। अब ये कोई समझा नहीं सकता कि भाई आखिर वो जो योगी आदित्यनाथ के करीबी थे वो भी थे, जिनको खिलाफ कहा जाता वो भी थे, तो क्या वो सब मिलके एक साथ बैठ गए हैं क्या? दरअसल ये सब इसलिए किया जा रहा है ताकि चुनाव से पहले जातीय आधारित पार्टी यानी समाजवादी पार्टी या दूसरी पार्टियां हैं वो अपने वजूद को बता सकें। और ये तमाम लोग, अगर ये देखा जाए तो ये भी देखा जाएगा कि इस बार बीजेपी बड़े लेवल पर टिकट काटने जा रही है, मास लेवल पर टिकट कटेंगे, क्योंकि योगी आदित्यनाथ और तमाम जो केंद्र है उन सब ने मिलके सर्वे कराए हुए हैं। उन सर्वे में बहुत सारे विधायकों का काम उचित स्तर का नहीं पाया गया। तो ये बात बहुत ज्यादा करती है कि जो पहले 10-15% टिकट काटने की बात थी, इस बार ऐसा भी हो सकता है कि ये टिकट काटना 30 से 40% चला जाए। तो ये भी एक तरीका हो सकता है कि आप अपने आप को ये बता दें कि मेरा टिकट कटा तो मेरी जाति का वोट घटा। तो ये दो चीजें आप देख सकते हैं। हालांकि कोई भी अभी तक एक भी बयान इस तरह का नहीं आया जो किसी प्रदेश सरकार को चुनौती दे रहा हो। और आज तो तीनों के तीनों हैं, तो उस मीटिंग का अर्थ क्या रह गया? क्योंकि ये मीटिंग से पहले तय हो गया होगा, तीनों ही ब्राह्मण से। आप ये सोचिए कि चित भी मेरी, पट भी मेरी, और अंटा तो मेरे पिताजी का है ही है, ये पहले कहा जाता है। यानी जो फेंकने वाला, याद होगा आपको, जो अंटा उसी को बोलते थे जिससे फेंकते थे, यानी चित भी अगर होगी तो भी मेरी है, पट भी मेरी है, और वो तो मेरे पिताजी का है। इससे ये भी पता चलता है कि जो चुनावी राजनीति है वो कितने निचले स्तर पर पहुंच गई है। ये तीनों महापुरुष हैं,
जिनकी प्रतिमाओं का लोकार्पण किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। वो चाहे श्यामा प्रसाद मुखर्जी हों, जो बीजेपी के संस्थापकों में, और दीनदयाल उपाध्याय अगेन, अटल बिहारी वाजपेयी का योगदान एक बीजेपी वर्कर के रूप में भी और प्राइम मिनिस्टर के रूप में भी, उनको आप जातीय खांचों में बांट दें, उनको ब्राह्मण बता दें, ये अपने आप में उन शख्सियतों के खिलाफ भी अन्याय है, उनके विरुद्ध भी एक तरीके का ये लोग पाप कर रहे हैं। मैं इसको ऐसे कह सकता हूँ सर कि आप तो उनको कह रहे हो लोग भगवान राम को बाँट रहे हैं जातियों में। वो जब महापुरुषों को बाँट रहे हैं, दरअसल जातियों का खेल इतना बड़ा हो गया इस देश में और इसके पीछे मैं बाकी राजनीति पे नहीं करता क्योंकि मैंने राजनीतिक कवरेज की है, राजनीति कवर की, इसीलिए किसी भी पार्टी को मैं उस हिसाब से नहीं देख सकता कि भाई साहब ये है और है। लेकिन एक चीज़ तो इतनी समझ में आती है, इतने लंबे समय में कि कोई ना कोई षड्यंत्र तो है, जो ये यकीन दिलाता है कि इसको जातियों में बाँट के ही इस देश को चलाया जा सकता है। आप ये सोचिए जो भगवान राम की जातियां ढूंढ रहे, जो गुर्जर सम्राट प्रतिहार मेर भोज की जाति ढूंढ रहे, जो पृथ्वीराज चौहान की जाति ढूंढ रहे हैं और किसी किसी की जाति ढूंढ रहे, तो आप तो सर इनकी बात कर रहे हो जो हाल फिलहाल के हैं जिन्होंने बदलाव किया। दरअसल अगर वो जातियां नहीं ढूंढेंगे तो इस देश में आपको काम पे बात करनी पड़ेगी। आपको अपने वोटर को यह बताना पड़ेगा कि करप्शन का क्या मतलब होता है। आप एक झुंड तैयार करते हैं, एक कबीले को तैयार करते हैं, आप एक आर्गुमेंटिव माइंड को तैयार नहीं करते हैं। आपको मालूम है सवाल होंगे तो पूछा जाएगा कि स्कूटर खरीदने के लिए तो लोन लिया और मर्सिडीज एमएल 350 की सीरीज है 450 की, जब घर से निकलती है तो 16 मर्सिडीज निकलती है। आप दुनिया में ऐसा कौन सा उसका अलादीन का चिराग लिए घूम रहे हो कि आप घिस रहे हो और मर्सिडीज निकल रही है। एक परिवार जो दूध दूहने का अपने फोटो डाल के अपने उसमें उसमें जो खटाल होती है उसमें रहने के फोटो मुख्यमंत्री होते हुए जाहिर करता था, वो बड़े बड़े मॉल्स बना सकता है। कौन सा जादू आपके पास आ गया सर? तो ये सवाल खड़े हो जाएंगे अगर आप जातीय राजनीति के खांचों में नहीं बांटेंगे, क्योंकि आपको ये बताना पड़ेगा ये पंडित है, ये राजपूत है, ये गुर्जर है, ये जाट है, इनसे सावधान रहना है इनको, क्योंकि आपको अपने हर्ड को डरा के रखना है। आप ये सोचिए इस देश में जिन्ना की तारीफ कर रहा हो कोई, वो समुदाय जिसने आजादी की लड़ाई से लेके सेना में जो इतने लंबे समय तक रहा हो। आप सोचिए, अच्छा जयंत चौधरी जब तक इसमें नहीं आए थे, जब तक वो बीजेपी के साथ नहीं थे, तो वो विधानसभा चुनाव याद कीजिए 22 का क्या क्या नहीं कहा होगा। तो ये जातियों की मेंटेलिटी को अभी तक भुनाने की कोशिश है, जबकि जिन मतलब आप तो को मैं क्या कहूं जातिवाद पे आधार पे, लेकिन आप ये कीजिए कि जिस जाट समुदाय के लोग सीने पे गोलियां खाते हो, सीने पे, पीठ पे नहीं, वहां जाट बलवान जय हनुमान ये सब नारों के साथ वो कूद पड़ते हो, वो सिर्फ जातिवादी राजनीति के नाम पे उन आदमियों के साथ खड़े हो जाते हैं जो ऑपरेशन सिंदूर पे सवाल कर रही हैं। आप भूपेंद्र सिंह हुड्डा को सोच के देखिए कि उनका पिता रणवीर हुड्डा वो स्वतंत्रता सेनानी, और उसके बाद किससे लड़ रहे हो, और आप क्या क्या सवाल उठा रहे हो, उड़ी पे सवाल उठा रहे हो, ऑपरेशन सिंदूर पे उठा रहे हो, और आपके साथ आपकी जनता शुरू हो जाती है। तो ये इसलिए क्योंकि आपने जातीय खांचों की राजनीति को अब तक खत्म होने का विरोध किया है, क्योंकि वो आपके करप्शन और आपके झूठ को ताकत देती रहे। और नहीं, ये चीजें क्या वो ये चीजें वो नहीं उठा रहे हैं जो खुद जातीय राजनीति भी करते रहे और बढ़ावा भी देते रहे। मुझे तो याद है जब मैं दैनिक जागरण मेरठ में हुआ करता था, उस समय मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री थे। एक तो हल्ला बोल हुआ था दैनिक जागरण अमर उजाला के प्रति, पत्रकारों को पीटा गया था, तरह तरह के मुकदमे कायम कर दिए गए थे। दूसरे, मैं देखता था कि एसपी सिटी यादव, एसएसपी यादव, डीआईजी यादव और ऊपर के पदों पर यादव ही यादव, मतलब पूरा यादववाद जो है वो उस समय दिखाई देता था।
तो इनको लगता है कि जैसे इन्होंने अतीत में इस तरह के कारनामे किए हैं, बेशर्मी की है, ऐसी ही सारी पॉलिटिकल पार्टियां करती हैं। और आपने भूपेंद्र सिंह हुड्डा का नाम लिया। हरियाणा को तो जब 2014 में मनोहर लाल खट्टर को मुख्यमंत्री बना दिया गया, जो एक पंजाबी समुदाय से आते हैं, उसके बाद हिंसा की आग में झोंक दिया गया आरक्षण के नाम पर कि जाटों को आरक्षण मिलना चाहिए। और वहां पर टारगेट किया गया, निशाना बनाया गया। गैर जाटों के जो प्रतिष्ठान थे, जो दुकानें थी, मार्केट थे, उनको जला दिया गया, फूंक दिया गया। कई जिलों में हिंसा हुई। पेड़ काट करके जो है सड़कों पर डाल दिए गए, रेलवे पटरियों को रोक दिया गया। और वो फ्रस्ट्रेशन क्या था कि साहब जाट को मुख्यमंत्री क्यों नहीं बनाया बीजेपी ने, एक पंजाबी को क्यों बना दिया। तो ये जो जातीयता का जहर है, विष है, ये हमारे समाज को भी एक तरीके से ना केवल तनावग्रस्त कर रहा है बल्कि खोखला करता जा रहा है। देखिए, आपको याद होगा कि भर्ती की जो लिस्ट आई थी पीसीएस में भी, जो पीएससी ने जारी की थी, यूपी पीएससी ने, उसमें लगभग 150 में से शायद 90, 97, 127 में से, याद होगा आपको, विशिष्ट जाति थी, यादव जाति, सत्ता की जाति हो गई थी। याद कीजिएगा कि जो भर्ती स्कैम हुआ था, पुलिस भर्ती स्कैम, 25 आईपीएस के खिलाफ एफआईआर हुई थी। हिंदुस्तान के इतिहास में ऐसा नहीं हुआ था। डीजी विक्रम सिंह हुआ करते थे डीजीपी, उन्होंने 25 के, और मैंने फोन किया था, मैं आपको बताऊं, मैंने कहा था कि अगर आपने इन आईपीएस के खिलाफ इस मुकदमे को आप चला पाए तो इस हिंदुस्तान के जो करप्शन के इतिहास में एक बदलाव आ जाएगा, क्योंकि अधिकारी को ये यकीन आ जाएगा कि उसकी सजा कभी भी हो सकती है। नहीं चल पाया। आपको मालूम है, मायावती ने सब मुकदमे वापस लिए, उन तमाम अधिकारियों के खिलाफ ये सब हुआ, और वो भी सिस्टम के साथ हुआ, क्योंकि उन्होंने केस दर्ज कराए, उन्होंने ही वापस लिए। तो कहानियां सबको समझ में आती हैं। अगर मैं ये कहूं सर कि उस दौरान जो हुआ था, अगर मैं उसके बारे में ये बता दूं आपको कि उस 25 केसेस में मुझे याद है वो सब क्या था, क्योंकि उन्होंने यादव उम्मीदवारों को मानकों से परे भर्ती किया था। मैं किसी जाति के खिलाफ नहीं कह रहा, क्योंकि हम लोगों का काम है पॉलिटिकल एनालिसिस करना, इसलिए मैं कह रहा हूं। आप ये सोचिए कि इतना जबरदस्त तरीके से करप्शन हुआ था कि वो आंखों से दिख रहा था, लेकिन वो भर्ती हो गए। वो तो एग्जिस्ट कर रहे ना। तो आपने एक फौज तैयार कर ली। आपने अब आप ये सोचिए कि अगर आप ये कहते हैं कि अधिकारियों का, तो यार रिजर्वेशन तो फॉलो हो रहा होगा, 50% तो रिजर्वेशन हो ही रहा ना, 49%, 47% तो आपको रिजर्वेशन है। उस रिजर्वेशन से फालतू तो कोई राजपूत नहीं आ सकता, कोई भी नहीं आ सकता। मैं तो इसलिए कह रहा कि इस मुख्यमंत्री पर जो आरोप लगा रहे हैं, उनका सबसे बड़ा आरोप यही है कि पोस्टिंग मिल रही है, सब मिल रही है। हो सकता है हो रहा, मैं भी नहीं कह रहा, लेकिन आप कोई संस्थागत तरीके पे आप मुख्यमंत्री को उनके साथ जोड़ नहीं सकते हो। उनके साथ के अफसरों में ढूंढना पड़ेगा आपको। आप ये तो कह सकते हो किसी की ज्यादा चल रही, किसी की कम चल रही है, तो कितने लोग हैं? डीजीपी कौन है? चीफ सेक्रेटरी कौन है? नीचे कौन है पीएमओ सीएमओ में? ये दरअसल एक प्रचार है जिसमें कुछ पत्रकारों की जमात शामिल होती है, इकोसिस्टम शामिल होता है। क्योंकि देखिए सर, अगर स्थितियां खराब हो, लूट कमाल की, की बात कमाल की बात ये है, मैं आपके बीच में बात काट रहा हूँ। नहीं नहीं सर, इस समय नेता प्रतिपक्ष कौन है समाजवादी पार्टी की तरफ से? माता प्रसाद पांडे। हाँ, पांडे सुनिए, इन्होंने जनेश्वर मिश्रा के नाम पर पार्क बनाया हुआ है लखनऊ में। जी। क्यों, आपने क्यों बनाया वही जनेश्वर मिश्रा के नाम पर पार्क? अगर अटल बिहारी वाजपेयी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी और दीनदयाल उपाध्याय ब्राह्मण थे, उनके नाम पर पार्क बनाया और आप सवाल खड़े कर रहे हैं। और ये ही नहीं, कांग्रेस भी बड़ी बेशर्मी के साथ, जिसके जगह जगह चौराहों पर इंदिरा गांधी से लेकर के और नेहरू और सारे खानदान के फोटो भी है, और चौक भी हैं, और आपके रेलवे स्टेशन, हवाई अड्डे, स्टेडियम, सबके उस पर नाम पर हैं। तो एक ही खानदान के लगते रहें पूरे देश में तो ठीक है, दूसरों के लग जाएं तो आप जातीयता का भी सवाल उठाएंगे। और ये भी कि साहब इतनी जगह घेर करके जो है पार्क बना दिया गया। मायावती ने भी बनाया था, उसमें तो उन्होंने अपनी काशीराम की और हाथियों की प्रतिमाएं लगवा दी थी। इनका कम से कम अटल बिहारी वाजपेयी हों, श्यामा प्रसाद मुखर्जी हों,
दीनदयाल उपाध्याय हों, इनका भारतीय जनता पार्टी की ही राजनीति में नहीं बल्कि देश की राजनीति में एक अमूल्य योगदान, और कश्मीर के संदर्भ में भी कश्मीर का जो सवाल खड़ा किया वो तो इन्हीं महापुरुषों ने किया। तो मेरा कहना ये है कि किस मुंह से ये इस तरह की बातें करते हैं जब आपने खुद जातीय आधार पर नेता प्रतिपक्ष बनाया है और जनेश्वर मिश्रा के नाम पर पार्क बना रखा है। मैं इससे आगे की बात करता हूं सर, ये तो ठीक है। चलिए आप ये बताइए कि दत्तात्रेय गोत्र का ब्राह्मण कौन है? मतलब आप ये सोचिए, और नेहरू को पूछिए। रात को 11 बजे रणदीप सुरजेवाला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया था। नहीं, और आप कह रहे हो, मैं तो इसलिए हैरान होता हूं, आप कह रहे हो पंडित जी आप कहते हो तो किसका नाम आता है? नेहरू का, सीधे पंडित जी। ठीक है साहब, इंदिरा गांधी हमेशा रुद्राक्ष की माला पहनती थी और ब्राह्मण्स तमाम लोगों की वोट होते थे। तो जाति के नाम पे वोट वहां पड़ रहे थे तो जेन्युइन था। इधर आपको परेशानी है क्योंकि वो ब्राह्मण्स के नाम पर खड़े हो गए, यानी उनके ब्राह्मण तो ब्राह्मण है, हमारे ब्राह्मण कोई और है, ऐसा कहना हो गया। ये सब दरअसल मजाक से ज्यादा माता प्रसाद पांडे को खुद मालूम है कि उस पार्टी में उनकी कितनी हैसियत होगी। मैं बहुत ईमानदारी से कहूंगा, ये शब्द कठोर हो सकते हैं क्योंकि कल को अगर कोई इस बात को माता प्रसाद पांडे को कहें तो उनको लगेगा कि मैं कितना उदंड किस्म का जर्नलिस्ट हूं, लेकिन वो जानते हैं। याद होगा आपको, एक झाजी है, उनको हर समय विद्वता की एकदम जुगाली करते हैं। मैं उनको देख के शुरू में मुझे बहुत बढ़िया, मैंने इंटरव्यू भी लिए, लेकिन बाद में मुझे लगा कि आदमी किताबों में ही मतलब अपने आप को एक पूरी चलती हुई किताब साबित करने में लगा रहता है कि मेरे पे ऑटोग्राफ करो। वो आदमी, जब याद होगा आपको, एक भाषण वो दे रहा था, बाइट दे रहा था, तो पीछे से एक यादव विधायक भी नहीं था वो पार्टी का, उसने कहा कि ए छोड़िए जाजी। वो जो राज्यसभा सांसद है ऐसे भीगी बिल्ली की तरह भागा चला गया। तो उसको मालूम है अब वो जाके राजनीति में जाति की बात करे तो उससे बड़ा मजाक कौन करेगा। तो इसीलिए ये एक ऐसे इशू है ही नहीं। ये दरअसल इस देश की राजनीति में कल मैं बहुत एक डिबेट देख रहा था तमाम दर्शकों को। मैं दरअसल ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट यूनियन की तरफ से एक मुंबई का लड़का, हिंदुस्तान का, पाकिस्तान के उसको जवाब दे रहा था, जो पाकिस्तान के एक मिनिस्टर का बेटा था। उसमें डिबेट होती है, वो लोग आते हैं यूट्यूब पे, लोग देखते भी हैं। तो उसमें एक बड़ी अच्छी बात उस युवा बच्चे ने कही कि हमारी सबसे बड़ी गलती है कि हम बेशर्म को शर्म दिलाना चाहते हैं। तो कैसे संभव है? इन लोगों को सबको मालूम है, जो वोट देने जा रहा उसको भी मालूम है। आप ये सोचिए, मैंने तो ये कवर किया, मैं तो ग्राउंड का रिपोर्टर रहा हूं, जिसकी बाइटें अभी भी पड़ी होंगी, इसी चैनल पे पड़ी। आप जाके सारे दर्शकों को आप बता सकते हो, न्यूज पॉइंट पे जाके बिहार के देख लें, जो ये कह रहा है कि सामने ये जो विकास है इसको हटा दो। जो अरबों रुपए का विकास किया गया, इतनी खूबसूरत जगह। मैंने पूछा कि यार ये तो बड़ा आपके गांव को विकास मिल गया। वो कह रहा नहीं, ये सब बिल्डिंग हटा दो, क्योंकि विकास फिर क्या होगा, कह ले जो लालू जी करेंगे। भाई क्यों करेंगे, क्या नाम यादव है जी। तो ये जनता को भी मालूम है। तो दरअसल ये बेशर्मी नेताओं से नीचे तक आई हुई है। और बहुत सारे लोग, मैं इसका भी कह रहा हूँ, बीजेपी को भी मान लो जो कोई सपोर्ट करता होगा उम्मीदवारों को, हो सकता है बहुत सारे राजपूत इसलिए भी कर रहे हो कि योगी राजपूत है, लेकिन ये एक गलत अवधारणा है। मैं कह रहा हूं सर, मैं कह रहा हूं कि ये एक गलत अवधारणा है। जाति की राजनीति सबसे खतरनाक है। जिस जहर का आप जिक्र कर रहे हैं, वो जहर देश की नसों में जाता है। अरे आपको पसंद है, नहीं पसंद है, आप विचारधारा दीजिए, लेकिन उस पर दरअसल बेशर्मी इतनी है। ये बात अच्छा आप सुन सकते थे, कोई कहे कि तू मूर्ख है और आप कहें हाँ भाई साहब हम तो मूर्ख हैं, यही हमारी ताकत है। तो ये सब इस देश में जातिवाद का खेल वो जानते हैं, क्योंकि कुछ जातियों को ये लगता है कि सत्ता हासिल करना उनका नैसर्गिक राइट है। इस बात को बहुत सारी जातियां छोड़ नहीं पा रही हैं कि ये देश इस तरह नहीं बना कि कोई एक जाति इस देश पर सत्ता का अधिग्रहण कर सके। मेरा ये मानना है। धीरेन जी, आपका इतना लंबा पत्रकारिता जीवन रहा, मेरा भी करीब करीब 4 दशक का रहा। हम भी अलग अलग लीडरशिप के संपर्क में रहे और काफी नजदीकी से रहे। आपने और हमने खूब देखा है कौन किस जाति का नेता है और उस जाति के मीडिया कर्मी, पत्रकार किस तरीके से वहां पर
उनकी अलग से आवभगत होती रही। किस तरह उनको तवज्जो दी जाती रही। मीडिया में भी वो अपने लोगों को पहचान करके उनको अलग ट्रीटमेंट देना शुरू कर देते हैं, ताकि जब ज़रूरत पड़े तो इनके ज़रिए स्टोरी प्लांट कराई जा सके, इनका मिसयूज़ किया जा सके। बहरहाल वो एक अलग विषय है, उस पर कभी चर्चा करेंगे। लेकिन समाजवादी पार्टी को क्या इसलिए भी थोड़ा-सा परेशानी हो रही है कि भई चलो ठीक है, ये इसको आप ग्रुप का नाम ले लो, जो ब्राह्मण विधायकों की मीटिंग हुई और समाजवादी पार्टी कह रही है कि आप सबका स्वागत है समाजवादी पार्टी में। जैसे वो इनके यहाँ फिलर भेज रहे हों कि भई हम आपके यहाँ आने को तैयार ही बैठे हैं। भारतीय जनता पार्टी का अपना एक अनुशासन होता है, अपना काम करने का तरीका होता है, अपने फीडबैक मँगाए जाते हैं, कई स्टेज के फीडबैक होते हैं, नीचे से वो फीडबैक पहुँचते हैं और अल्टीमेटली जब फैसला होता है, जिनको पार्टी में टिकट कटने के बाद रहना होता है, वो रहते हैं, जिनको जाना होता है, वो जाते हैं। लेकिन क्या इसलिए भी परेशानी हो रही है कि ख़ास तौर से पूर्वांचल को भारतीय जनता पार्टी फिर से साध रही है? क्योंकि पंकज चौधरी एक कुर्मी को प्रदेश अध्यक्ष बनाना और इस बात को लेकर के भी चर्चाएं हैं कि वे बिल्कुल अड़ोस पड़ोस, बल्कि पंकज चौधरी तो उनका परिवार रहता ही गोरखपुर में है। गोरखपुर ही है। और दोनों प्रदेश अध्यक्ष भी और मुख्यमंत्री भी गोरखपुर से हो गए, इसको लेकर के भी चर्चाएं हैं। लेकिन 2024 का चुनाव ये हमें बताता है कि पूर्वांचल में ही भारतीय जनता पार्टी कमजोर हुई और समाजवादी पार्टी मजबूत होकर के उभरी। जो 37 सीटें आई हैं, उसमें एक बड़ा कंट्रीब्यूशन वहां का है। तो इसलिए भी पेट में दर्द है कि पूर्वांचल को बीजेपी फिर से संभाल रही है। देखिए, मुझे लगता है कि बीजेपी ने एक जातियों का इंद्रधनुष तैयार किया है। देखिए, अलग रंग में आपको एकांगी दिखता है। मैं वैसी जनरल बात कर रहा हूं, लेकिन आप जब देखते हैं अलग अलग रंग जब जुड़ जाता है, हम बचपन से, तब भी आप, कितना खूबसूरत नाम भी है, इंद्रधनुष उसको कहते हैं, जो इसमें सारे रंग शामिल होते हैं। बीजेपी ने जातियों का इंद्रधनुष तैयार किया है, इसमें कोई शक नहीं। पहले ये इंद्रधनुष इस देश में कांग्रेस के पास था, बीजेपी ने उसको तैयार किया। चूंकि कांग्रेस तुष्टीकरण में उस धनुष की तमाम जातियों को इधर से उधर फेंक चुकी, उसने उस रंग को इधर निकाला, उसको उधर निकाला और उसको इस तरह से तोड़ा कि आखिर में वो धनुष टूट ही गया। आज बीजेपी के पास एक कुर्मी अध्यक्ष है जो दूसरे के बाद आया, उसमें एक राजपूत मुख्यमंत्री है, उसके पास ब्राह्मण्स नेता है, तमाम अलग अलग पार्टियां हैं। और वो अगर राजनीति में जाति अगर सच्चाई है तो वो सच्चाई को बेशर्मी से नहीं, एक समावेशी तरीके से हल कर रही है। ये एक राजनीतिक तरीका हो सकता है, क्योंकि मुझे ये लगता है कि कांग्रेस और बीजेपी ही दो ऐसी पार्टियां हैं जो अगर इस जातिवाद के दंश को हटा के जीत सकती हैं, एक जाति पे नहीं जीत सकती। क्योंकि अब अगर हम लोग देखें, जैसे मैं अब नई एक, अगर आप देखेंगे कि इस देश में ऐसे ही हुआ, सबसे पहले आपको ब्राह्मण्स ताकत दिखी होगी, फिर आपको राजपूत ताकत दिखने लगी होगी। सत्ता की मैं बात कर रहा हूं, जिन लोगों को इतिहास में रुचि है वो जाके देखेंगे। फिर मध्यम वर्गीय जातियां उभरती हैं, फिर उसमें जाट और यादव पूरी कृषक जातियां हैं जो पूरी तरह से कंप्लीटली खेती पर थी उस समय, 60s की मैं बात कर रहा हूं। उस वक्त वो ताकत अर्जित करती है, ताकत आती है, वो ये तय करती हैं। उसके बाद अचानक आप देखते हैं वेस्टर्न यूपी में गुर्जर किस तरह से उभर के सामने आते हैं। फिर अभी वही दौर आप कुर्मी जाति का यूपी में देख रहे हैं, 41 विधायक सेलेक्टिवली सेलेक्ट। तो ये एक जातीय राजनीति का समावेश है, इसमें कोई गलत बात नहीं है। वो अपने विधायकों को जिता रहे हैं, बशर्ते जब तक वो जातीय आधार पर दूसरी जातियों के साथ भेदभाव ना करे, तब तक ये करेक्ट होता है। और उसी लिए बीजेपी ने, अब भी आप देखेंगे, हम 2022 के हिसाब से देखते हैं, 2022 में जाट कहां थे, जैन चौधरी कहां थे, समाजवाद उनके साथ, ओम प्रकाश राजभर कहां थे, उनके साथ, स्वामी प्रसाद मौर्य कहां थे, उनके साथ, और एक पल्लवी पटेल किसके साथ थी, उनके साथ। तो एक पूरा कोशिश आप देखिए थी। आज की डेट में पल्लवी पटेल नाराज है। तीन जातीय चेहरे जो कैबिनेट मंत्री थे, चुनाव से कुछ ही महीने पहले इस्तीफा देकर के समाजवादी पार्टी के पास गए थे। एक सहारनपुर से थे और 2 पूर्वी उत्तर प्रदेश से थे, ये सैनी वगैरह।
हाँ, मैं बता तो रहा हूँ, धर्म सिंह सैनी था जो वहाँ से। तो अगर हम ये कहें कि आप ये सोचिए, एक तो वो वहाँ हारे, तो जातीय आधार भी खत्म हो गया। यानी बीजेपी को बिना उसके वोट, जैसे आरके सिंह आप समझिए ना, आरके सिंह अपने आप को राजपूतों का मसीहा मानने लगे बिहार में। अभी हाल का उदाहरण है, वहां जाने की जरूरत ही नहीं है। उनको अचानक अडानी अडानी दिखने लगा। जो आदमी खुद बिजली मंत्री हो, जो खुद प्रोजेक्ट पास कर रहा हो, वो हार गया तो उसको यकीन आ गया कि अरे मैं हार गया तो क्या हुआ, इस पार्टी की मजबूरी है, मैं तो, मेरे से बड़ा आदमी कौन होगा, मैं होम सेक्रेटरी रहा भाई, मैंने तो अडवाणी को पकड़ा था भाई, उसके बावजूद। ये सब दरअसल एक फितूर है, जो राजनीतिक फितूर है। हाँ, जातियों में जातिवाद होता है, ये इस देश की सच्चाई है, लेकिन उस जातिवादी को बेशर्मी के हद तक नेशनल पार्टियां नहीं ले जा पाती हैं, उसको लेके जाते हैं जो जातीय आधार पर बनी हुई पार्टियां। तो मुझे ये कहने में कोई वो नहीं है कि ये तमाम पार्टियों का ये जो अब समीकरण है, जो मैंने आपको बताया, जयंत चौधरी आज बीजेपी में है, ओम प्रकाश राजभर आज बीजेपी में है, स्वामी प्रसाद मौर्य दोनों में से कहीं नहीं है, पल्लवी पटेल आज उसके खिलाफ खड़ी हैं, अखिलेश यादव के पास अगर कोई एक दलित चेहरा है तो वो उसको लेके अयोध्या का राजा कभी बताने लगते हैं, कभी वो रोने इसलिए लगता है कि साहब मैं अयोध्या का सेवक हूं, कभी वो राजा बन के खुशी से फूल के कुप्पाओं के बराबर में बैठ जाता है। तो ये सब दरअसल ये सब जो है जातीय आधार फेल होते हुए दिख रहा है। तो इसीलिए ये वो उनको परेशानी दिख रही है। बेसिक लाइन ये है सर। सही बात है, पेट में दर्द हो रहा है। धीरेन्द्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए और इतना समय निकाल करके बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा करने के लिए। दर्शकों से निवेदन है, आपको ये चर्चा अगर अच्छी लगी है तो लाइक करना ना भूलें, वीडियो को शेयर भी करें ग्रुप्स में अपने मित्रों के साथ, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ में लगे बेल आइकॉन को दबा दें, उसमें भी ऑल वाला बटन दबाएं ताकि आगे आने वाले जितने प्रोग्राम हैं, वीडियो हैं, उनके नोटिफिकेशन आपको जरूर मिल जाएं। धीरेन्द्र पुंडीर जी का सहयोग करिए, उनको सब्सक्राइब करिए। उनके चैनल का नाम है धीरेन्द्र पुंडीर न्यूज पॉइंट। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। नमस्कार।